100 करोड़ रुपए से बनाए जाएंगे पुलिसकर्मियों के आवास। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम धामी ने की घोषणा। सीएम धामी ने उद्योगों को प्राप्त अनुदान धनराशि का किया डिजिटल स्थानांतरण। 90 करोड़ रुपए किए जारी। नवंबर में होगा औद्योगिक उद्यम मेला। कैबिनेट मंत्री ने तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ की अहम बैठक। शिक्षा मंत्री धन सिंह ने दिए निर्देश। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 2 सप्ताह के भीतर होंगे छात्र संघ चुनाव। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के 227 मामलों में 61 लाख की वसूली। चलेगा विशेष अभियान। और पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कुमाऊं के 4 जिलों का चयन। काम शुरू करने के लिए मिलेगा सस्ता लोन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बलरामपुर हाउस मल्लीताल में डॉक्टर आरुषि निशंक के निर्देशन में बनी फिल्म काफल का उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पूरे देश में फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। जल्द ही प्रदेश सरकार फिल्म नीति लेकर आ रही है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर खुलने के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा पंतनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिससे दुनिया के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। सीएम ने कहा कि 4 धाम में 50 लाख लोग पहुंचे तो 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु सावन में जल लेने हरिद्वार पहुंचे। लेकिन मुन्ना भैया की हमने नीति पहले से बनाई हुई है और हम फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में हमको अवार्ड पूरे देश का मिल चुका है। और इधर के सालों में तेज़ी से जो अन्य स्थानों पर लोग शूटिंग के लिए जाते थे, अब शूटिंग के लिए प्रमुख स्थान उत्तराखंड बन रहा है। हमने उनके लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की है। ऑनलाइन उनको चाहे फिल्म की परमिशन देनी हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं करनी हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी कानून व्यवस्था की स्थिति भी राज्य में अच्छी है और तेज़ी से फिल्मों का निर्माण राज्य के अंदर हो रहा है। सैकड़ों फिल्में पिछले सालों में बनी हैं, आने वाले सालों में और तेज़ी से बनेंगी। हम लोग फिल्म नीति भी जल्दी ही लाने वाले हैं, जिसके कारण से और तेज़ी से लोग फिल्म निर्माण के क्षेत्र में बढ़ेंगे। अगली खबर की ओर। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व की देहरादून में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस बार खास बात यह है कि रावण दहन में रिमोट तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। मुख्यमंत्री रिमोट के माध्यम से रावण का दहन करेंगे। विजयादशमी में इस बार 131 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन किया जाएगा। परेड ग्राउंड के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा रावण दहन होगा। हमारे संवाददाता अंकित काला ने परेड ग्राउंड में जाकर रावण दहन की तैयारियों का जायजा लिया। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व कहे जाने वाले विजयदशमी के पर्व की सभी तैयारियां देहरादून में पूरी कर ली गई है। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाला है, जहां पर कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बार रिमोट के माध्यम से रावण का दहन करते हुए नजर आएंगे। इस बार का रावण दहन कुछ खास होने वाला है। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह यह है कि जो आप ये विशालकाय जो
रावण देख रहे हैं। इस बार देहरादून के परेड ग्राउंड के इतिहास में अब तक का सबसे विशालकाय ये रावण दहन होने वाला है। 131 फीट इसकी ऊंचाई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रिमोट के माध्यम से इस रावण का दहन करते हुए नजर आएंगे। कोशिश की गई है कि इको फ्रेंडली इस पूरे कार्यक्रम को किया जाए। जो इसमें पटाखे लगाए गए हैं वो इको फ्रेंडली हैं। बगल में और अभी से ही आप देखेंगे कि लोगों की जो भीड़ है वो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए आ रहे हैं, कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा जो ऐतिहासिक रावण दहन होने वाला है और एक इसका रिकॉर्ड भी बनेगा, क्योंकि देहरादून के परेड ग्राउंड में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इतना विशालकाय जो रावण का दहन है वो होने वाला है। इस बार की जो लंका है वो भी खास है, क्योंकि इसमें इको फ्रेंडली पटाखे लगाए गए हैं। 35 बाई 35 की ये जो लंका है वो बनाई गई है। रावण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीबन 25 क्विंटल के करीबन का इसमें लोहा लगाया गया है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफ़ी इस रावण दहन को देखने के लिए उत्साहित हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो देहरादून में विजयदशमी के पर्व की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और इस बार के जो रावण दहन है वो काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है, अपने आप में एक रिकॉर्ड बनने वाला है और सीएम पुष्कर सिंह धामी रिमोट के माध्यम से रावण का दहन करते हुए नजर आएंगे। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित कालक, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। रुक करेंगे अगली अहम खबर की। दुर्गा पूजा कमेटी बागेश्वर द्वारा महाअष्टमी पर्व पर सरयू गोमती संगम तट पर भव्य श्रृंगार आरती का आयोजन किया गया। भव्य आरती के तहत सरयू गोमती संगम तट पर हजारों दीपक जलाए गए। वहीं संगम तट पर जलाए गए दीपकों से सरयू नदी के सौंदर्य में 4 चांद लग गए। आपको बता दें कि बागेश्वर में महाअष्टमी के आयोजन को सफल बनाने के लिए हर साल की तरह दीपदान, सरयू मां की आरती के साथ हजारों दीपक मार्कंडेय घाट पर जलाए गए। आयोजन को भव्य बनाने के लिए ग्रामीण और शहर के लोग बड़ी तादाद में जुटे। रुक करेंगे अगली अहम खबर की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा पार्टी के नेताओं को बहुत जल्द दायित्व बांट सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ किया है कि दायित्वधारियों की जल्द 3 और लिस्ट जारी होने वाली है। कल 4 लिस्ट जारी होने के बाद आगे के दायित्वों को लेकर जल्द विचार किया जाएगा। दायित्वों को लेकर कुल 4 सूची तैयार की गई हैं। 1 सूची जारी हो चुकी है। जल्द ही अलग अलग समय में 3 और लिस्ट जारी कर दी जाएंगी। इन तीनों सूचियों को लेकर विचार मंथन पूरा हो गया है। अब अगला विचार मंथन 5वीं सूची को लेकर होगा। महेंद्र भट्ट के इस बयान के बाद पार्टी के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा पार्टी के नेताओं को बहुत जल्द दायित्व बांट सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह दावा किया है। भट्ट के मुताबिक दायित्वधारियों की जल्द 3 और लिस्ट जारी होने वाली है। कुल 4 लिस्ट जारी होने के बाद आगे के दायित्वों को लेकर जल्द विचार मंथन किया जाएगा। महेंद्र भट्ट का यह भी दावा है कि बहुत ही जल्द दायित्व बांट दिए जाएंगे। नवरात्र से लेकर दशहरा, दिवाली तक कभी भी दायित्वों की घोषणा कर दी जाएगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री की ओर से साफ संकेत दे दिए गए हैं। दायित्वों को लेकर कुल 4 सूची तैयार की गई है। 1 सूची जारी भी की जा चुकी है। जल्द ही अलग अलग समय में 3 और लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इन तीनों सूचियों को लेकर विचार मंथन पूरा हो गया है। अब अगला विचार मंथन 5वीं सूची को लेकर होगा। महेंद्र भट्ट के बयान के बाद पार्टी के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि महेंद्र भट्ट के बयान की कोई सत्यता नहीं है। वो काफी समय से नेताओं को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने दायित्व बंटवारे को राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ाने वाला फैसला बताया है। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों ने अब तक कैबिनेट का विस्तार न करने पर भी सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि नवरात्रों में हम इस सूची किसी भी दिन जारी कर सकते। तीसरी सूची भी बहुत जल्दी निकलेगी, चौथी सूची उसके तत्काल बाद में। तो पहली 4 सूचियां हम प्रथम चरण में निकालेंगे और उसके बाद फिर अगले चरण के दोबारा फिर हमको बैठना पड़ेगा, चर्चा करना। यह सूची 10-10 लोगों की होगी या इसमें कुछ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन सूची अभी 4 सूची निकालने का, 3 और
एक निकल चुकी, 400 निकालने का था। एक प्रकार से मोटा मोटा निर्णय सोचा गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो लगातार बयानबाजी करते हैं, उनके बयानों की कोई गंभीरता है ही नहीं, क्योंकि हम लगातार जो है लंबे समय से सुन रहे हैं कि भाजपा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अब दायित्वधारियों की सूची निकलेगी तब निकलेगी। आपने लंबे इंतजार के बाद दायित्व दिए भी तो वो 10 लोगों को दे पाए आप मात्र, और जबकि कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी तादाद है जो दायित्वों के इंतजार में है, और सरकारी विभागों का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए निश्चित तौर पर दायित्व दिए जाने चाहिए, क्योंकि इससे जनता को सुविधा होती है, विभागों का कामकाज चलाने में भी जो है सुविधा होती है। और जो सरकार मंत्रिमंडल के खाली पदों को नहीं भर पा रही है, वो दायित्वधारियों की सूची जल्दी पूरी करेगी, निकालेगी, इस पर कैसा भरोसा करें। भाजपा के ही कार्यकर्ता जो है अपने नेताओं के बयानों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो तो साल भर से 2 साल से माथा पीट रहे हैं, क्योंकि हर बार बयान आ जाता है कि साहब बस अब इंतजार खत्म, अब लिस्ट आएगी तब लिस्ट आएगी। लेकिन कब आएगी? जब आ जाएगी तो उसके बाद देखेंगे, तब उस पर कुछ बात कहेंगे। सुना है उत्तराखंड की सरकार दायित्वधारियों की एक नई सूची जारी करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो दशहरे के त्यौहार पर, दशहरे के मौके पर तो उन्हें तोहफे के रूप में नहीं मिल पाया, लेकिन ये सुनाई दे रहा है कि जल्दी एक नई सूची जारी होगी। राज्य के अंदर 4 मंत्रियों के पद रिक्त हैं, जिसकी वजह से सरकार अपना कामकाज ठीक तरह से नहीं कर पा रही है। जगह जगह सरकार को अपने काम में गलतियों की वजह से हाईकोर्ट की लताड़ झेलनी पड़ती है। एक तरफ जहां भाजपा में नेता दायित्व बंटवारे की सूची आने का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पछाड़ू चल गई है। इसी के तहत आप पार्टी की कार्यकारिणी तत्काल प्रभाव से भंग कर दी गई है। महज 3 लाइन का फरमान जारी कर सभी पदाधिकारियों को एक झटके में हटा दिया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने फरमान जारी किया। इस फरमान के जारी होने से पार्टी नेताओं में मायूसी है। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है और अब नए सिरे से कार्यकारिणी की सूची जारी की जाएगी। आप नेता जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि दिवाली में पार्टी कार्यकर्ताओं को तोहफा मिल सकता है। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में अब नए सिरे से प्रदेश से लेकर के पूरे जमीनी स्तर तक पदाधिकारियों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले कल माननीय जो संदीप पाठक जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने प्रदेश के वर्तमान संगठन को भंग करने का काम किया। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब संगठन को नए सिरे से गठित करना होता है तो उससे पहले पुराने कार्यकारिणी को भंग किया जाता है, और ये एक अपेक्षित काम था, क्योंकि उत्तराखंड में प्रभारी और सह प्रभारी 2 नए लोगों को जिम्मेदारी मिली, और उन्होंने प्रदेश के सभी 13 जिले में जाकर के जो वॉलंटियर मैपिंग का काम किया, तो पहले चरण का काम पूरा हुआ। अब उसके बाद प्रदेश की कार्यकारिणी को गठन करने के लिए राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों की पूरी सूची हमारे केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच गई है, और उसमें से चिन्हित करके प्रदेश स्तर से लेकर के और विधानसभा स्तर तक लोगों को जो जिम्मेदारी दी जाएगी, तो उसकी सूची हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली के तोहफे के रूप में हमारे बीच में होगी। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गए हैं। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल भाजपा में नए दायित्वधारियों की सूची पर मंथन चल रहा है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेताओं को विजयदशमी पर झटका देते हुए कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए महज 3 लाइन का फरमान जारी कर सभी पदाधिकारियों को एक झटके में हटा दिया गया है। अब आम आदमी पार्टी के नेता भी दिवाली तक नई कार्यकारिणी की सूची जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा तमाम दलों में हो रहे इस बदलाव का क्या असर देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली अहम खबर की। डोईवाला के माजरी स्थित पाल फिलिंग स्टेशन पर बीती रात 2 कार सवार युवक स्विफ्ट डिजायर कार में पेट्रोल भराकर फिल्मी अंदाज में रफू चक्कर हो गए। घटना देर शाम 7:30 बजे की है, जहां हरिद्वार की ओर से आ रही कार माजरी के पेट्रोल पंप पर रुकी और करीब 37 रुपये का तेल भराया। तेल भराकर कार में सवार युवकों ने कर्मचारियों को स्कैनर दिखाने के लिए कहा। जैसे ही कर्मचारी स्कैनर लेने गया, कार सवार युवकों ने तेज गति से कार को पेट्रोल पंप से भगा लिया। मामले की सूचना मिलते ही लाल थप्पड़ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामले की पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सौ का टोटा जल्द ही खत्म हो रहा है। आपको बता दें ये टोटा जल्द ही खत्म हो सकता है। दरअसल रोडवेज जल्द पहाड़ी रूटों पर 130 बसें चलाएगा। रोडवेज ने इन बसों को खरीदने के लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं। इससे पहाड़ी रूटों पर बसों की कमी दूर होगी। जिन रूटों पर लंबे समय से दैनिक सेवाएं बंद हैं वह बहाल होंगी। रोडवेज के पास करीब 1300 बसों का बेड़ा है, जिसमें से 900 बसें रोडवेज की हैं, बाकी अनुबंधित हैं। कुछ बसें ऐसी भी हैं जो उम्र पूरी कर चुकी हैं। हालांकि बस खरीदने की प्रक्रिया पिछले साल से चल रही है। रोडवेज 2 बार टेंडर निकाल चुका है, लेकिन एक ही कंपनी के आवेदन के कारण इसे निरस्त करना पड़ा। अब तीसरी बार 130 बसों के लिए टेंडर जारी किया गया है। वहीं 130 नई बसें आने से गढ़वाल और कुमायूं के रूटों पर बसों की कमी दूर होगी और बसों का टोटा खत्म होगा। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद नैनीताल के रामनगर वन प्रभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़े हुए हैं। पिछले 9 महीने से वेतन का भुगतान नहीं होने से गुस्साए वन विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने कार बहिष्कार कर दिया है। कालाढूंगी रेंज में भी कार्यरत दर्जनों ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें भी 9 महीने से वेतन नहीं मिल सका है। ये आउटसोर्स कर्मचारी अपने काम को बंद कर कालाढूंगी रेंज कार्यालय के परिसर में बैठ गए। गुस्साए कर्मचारियों का कहना है कि वेतन नहीं मिल पाने से वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मेन समस्या है वेतन नहीं मिलना, और दूसरी समस्या है कि लड़कों की छटनी हो रही है। कभी कह रहे हैं 2016, कभी कह रहे 2018, कभी कह रहे 2019। और क्या कहते हैं, हमारी मांगे ये हैं कि हमें विगत 9 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे हमारे परिवार में या बच्चों की फीस में या भरण पोषण में हर चीज़ में इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि हमारे मोटरसाइकिल में तेल डालने के लिए भी पैसे नहीं हैं, और हम ड्यूटी करते हैं तो अपने पैसों का करते हैं। हमें दिक्कत 9,000 कुछ वेतन दिया जाता है, जिससे हमने अपना परिवार भी चलाना है, हमने अपने बच्चे भी देखने हैं, और हमने ड्यूटी में आना भी है। और कैसे अपना त्यौहार मनाएंगे, कैसे बच्चों की फीस जमा करेंगे, कैसे हम आगे को अपने कुछ कार्य करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 18 अक्टूबर को अंकित अग्रवाल उसके साथी ग्राम माड़ा से सतोपंथ ताल की यात्रा को निकले थे। दोस्तों द्वारा वसुधारा के आसपास अपने परिजनों से संपर्क कर सतोपंथ जाने के लिए अवगत कराया गया था, लेकिन 4 दिन व्यतीत होने के बाद जब उक्त 5 लड़कों से घर वालों का संपर्क नहीं हुआ तो दीपक राणा जो कि देहरादून के रहने वाले हैं तथा इनके साथी हैं, इनके द्वारा ईमेल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक चमोली को उक्त संबंध में अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा थाना बद्रीनाथ को उक्त 5 लड़कों की ढूंढ खोज व रेस्क्यू आवश्यक कार्रवाई के लिए थाना अध्यक्ष बद्रीनाथ लक्ष्मी प्रसाद बिजलवाड़ को टीम गठित कर तत्काल उक्त 5 लड़कों की तलाश हेतु सतोपंथ के लिए टीम रवाना किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा उक्त 5 लड़कों की खोज शुरू की गई। अपने अथक प्रयास से सतोपंथ ट्रैक से उक्त 5 लड़कों को सकुशल बरामद किया। यहाँ से सतोपंथ के लिए निकले थे, तो वापस आते वक्त बर्फबारी और धुंध की वजह से हम रास्ता भटक चुके थे। तो उत्तराखंड पुलिस, बद्रीनाथ पुलिस ने हमारी मदद करके हमें रास्ता दिखाया और बद्रीनाथ धाम तक पहुंचाया। हम उत्तराखंड पुलिस, बद्रीनाथ पुलिस का धन्यवाद करते हैं और हम हमेशा आभारी रहेंगे हमारी पुलिस का। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए
ऑड इवन नंबर की व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल व्यस्ततम क्षेत्रों में वीकेंड पर इसके लिए स्थानीय लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने फेसबुक लाइव के माध्यम से आम जनमानस से संवाद किया है। उन्होंने कहा कि दून में वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर वीकेंड के दौरान शहर में जाम की स्थिति रहती है। एसएसपी ने फेसबुक लाइव पर वाहनों के लिए ऑड इवन नंबर व्यवस्था की बात रखी है। इसका मतलब कि एक दिन ऑड नंबर वाले वाहन चलेंगे तो दूसरे दिन इवन नंबर वाले। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि इसे लागू करने के लिए आम जन, व्यापारी वर्ग, अभिभावकों और स्टेक होल्डर्स के सुझाव जरूरी हैं। सभी सुझावों की समीक्षा और परीक्षण के बाद इस पर निर्णय होगा। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक ध्रुगेन चौहान जी के साथ।